दोस्तों नमस्कार। बहुत ही अवेटेड वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा मच रहा है टैक्स के बारे में। जो इंडिया की गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है क्रिप्टो के ऊपर, उसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। उन्हें पता नहीं कि किस तरीके से टीडीएस देना है, किस तरीके से टैक्स भरना है, क्या टैक्स, कितना टैक्स बनेगा और किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जो है हम लेकर आए हैं एक एक्सपर्ट्स को, मिस्टर कमल अग्रवाल जी को मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और ये हमारे जो मेरे अपने टैक्स के रिलेटेड जितने भी आईटीआर वगैरह हैं ये सारा फिल अप करते हैं। तो मैंने इनसे डिस्कस किया और इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप सर एक बार टाइम निकालिएगा और हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको बताइएगा कि किस तरीके से क्या कहानी चल रही है क्रिप्टो के ऊपर और किस तरीके से जो कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के ऊपर कि टैक्स जो है वो लगेगा, किस तरीके से लगेगा, ये बारे में बात करेंगे। दूसरों दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि टैक्स को आप कैसे कम कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। वो भी तरीका मैं आपको कोशिश करूंगा आपको बताने की अपने सहयोगी के साथ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, कमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। नमस्कार। और आप बहुत पुराना आपका एक्सपीरियंस है टैक्स से रिलेटेड, आप काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, आपने काफ़ी कंपनियों के साथ काम किया है और आप मेरे आईटीआर को जो है फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो मैंने एक आपसे रिक्वेस्ट की, आपको बुलाया। तो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, आपने देखा होगा कि टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने ये जो है बिल पूरा निकाल रखा है, फाइनेंशियल बिल 2022, और इसके सारे जो भी जितने भी चीज़ें हैं ये मैंने आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है उनको दूर करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसकी एक तरीके से स्टडी की है और हमने बात करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये जो है वो इम्प्लीमेंट होगा टैक्स क्रिप्टो के ऊपर। बहुत सारे लोग जो हैं वो अनजान हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूं कि अभी क्रिप्टो के ऊपर कमल जी जो गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये आई है कि 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो के ऊपर, 1% टीडीएस लगेगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि सेट ऑफ नहीं होगा, मतलब अगर आपका लॉस होता है तो वो आप किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब लॉस को आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रॉफिट के साथ। तो ये 2-3 चीज़ें आई हैं। और मैं सबसे पहले जो है लोगों की जो क्वारीज आई हैं उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो टीडीएस कटेगा, ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये किस तरीके से कटता है, किस तरीके का ये क्या चीज़ है टीडीएस। क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल नए हैं हमारे जिनको टीडीएस ही नहीं पता, जिन्होंने कभी आईटीआर नहीं भरा, जिन्होंने कभी पैन नंबर नहीं लिया। तो थोड़ा सा टीडीएस के बारे में बताइए, जिसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस किस तरीके कटता है। तो थोड़ा सा टीडीएस के बारे में आप मुझे क्लियर करिए हमारे दर्शकों को। देखिए, क्रिप्टो पे जो टैक्स गवर्नमेंट लेके आई है फाइनेंस बिल 2022 के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो टीडीएस एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई से ये टीडीएस अप्लाई होगा। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ, सबसे पहले ये बताइए कि टीडीएस जो है वो और भी जितने भी जगह हैं, बहुत जगह टीडीएस यूज़ होता है, हमने नाम सुना है। तो वो टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होता है, मतलब ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, टीडीएस एप्लीकेबल ऐसे होता है कि जब हम किसी को एक पेमेंट करते हैं, कोई भी सोर्स से जो पेमेंट जाती है किसी के पास, तो उस पर टीडीएस काटना होता है, जो पहले भी चलता हुआ रहा है टीडीएस एक्ट में। आप देखिए, जैसे किसी को हम पेमेंट, रेंट की पेमेंट करते हैं, सैलरी की पेमेंट होती है, वहाँ भी टीडीएस काटता है। इसी में गवर्नमेंट ने एक नया टीडीएस का सेक्शन लाया है 194S। इसके अकॉर्डिंग आप जब भी आप कोई बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी सेल करेंगे, उसके ऊपर जो एक्सचेंज आपका है वो 1% टीडीएस काटेगा टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू के ऊपर। ये टीडीएस जो है वो बिटकॉइन के अलावा भी और बहुत सारी ट्रांजैक्शन में चलता रहता है। अच्छा, इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि कौन बंदा इतने पेमेंट तक टीडीएस काट सकता है और इतने तक नहीं काट सकता, वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया ये है कि 50,000 से कम की वैल्यू की अगर ट्रांजैक्शन होगी उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 जब क्रॉस करेगा एक ट्रांजैक्शन पे तो 1% टीडीएस कटेगा।
तो आप देखिए समझ रहे होंगे कि अगर आपकी पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा की अगर ट्रांजैक्शन बनती है तो टीडीएस बनता है, और टीडीएस जो है वो जो ट्रांजैक्शन जो पैसे भेजेगा उसके ऊपर लगेगा, वो उसके ऊपर काटेगा। लगेगा, उसके जो पैसे की पेमेंट करेगा, बेसिकली जो आपसे परचेज कर रहा है क्रिप्टो करेंसी या हाँ, कोई हाँ। भी डिजिटल एसेट परचेज कर रहा है, वो 1% टीडीएस आपका काटेगा। सपोज आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन सेल किया, ठीक है, तो आपके अकाउंट में 1 लाख के बजाय 99,000 आएंगे। 1% टीडीएस आपके बिहाफ पे एक्सचेंज आपके पैन नंबर पे जमा कर देगा। मतलब जो पैसा, अगर मान लीजिए मैं बिटकॉइन खरीदता हूँ इनसे और ये मुझे आईएनआर भेजते हैं मेरे बैंक में, तो ये टीडीएस काटेंगे 1%, और वो टीडीएस जो है वो आप जमा करेंगे आपके पैन नंबर पे, पैन नंबर पर, मेरे पैन नंबर पर आप जमा कर देंगे कि मैंने इनका टीडीएस काट लिया। उसका क्रेडिट आप जब रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स की, उसका क्रेडिट आप तब ले सकते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी में से वो टीडीएस लेस हो जाएगा। तो जब भी आप इनकम टैक्स, आप पूरे साल का जब इनकम टैक्स जो है वो दायर करेंगे, तो वो आपको शो करना पड़ेगा और वो आपकी उसमें एडजस्ट हो जाएगा कि भाई आपका जो है टीडीएस आपने इतना काटा था। और अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में ये जो टीडीएस है ना, ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, ये बेसिकली एक टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स है। यानी कि जब भी कोई पेमेंट आपके पास आएगी बिटकॉइन से या डिजिटल करेंसी से रिलेटेड, उसका 1% टीडीएस आपके पैन नंबर पे जमा हो जाएगा। साल के एंड में फाइनेंशियल जब क्लोज होगा तो आप ये देखेंगे कि आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स बनता है वहां से ये टीडीएस का आप क्रेडिट ले पाएंगे। बाकी का डिफरेंस आपको पे करना है, बाकी का हमें डिफरेंस जो है वो पे करना पड़ेगा। सपोज आपका लॉस हो जाता है पूरे साल के एंड में, हाँ। आपका टीडीएस कट गया 5,000 रुपये, लेकिन आपका एट दी एंड लॉस है, आपको टैक्स कोई नहीं बनता, तो ये 5,000 रुपये आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके अपना रिफंड ले सकते हो, वापस ले सकते हैं। अच्छा, कुछ इसका ऐसा क्राइटेरिया भी है कि भाई अगर मान लो मैं 5 लाख का ही काम करता हूँ पूरे साल में, या 2 लाख का ही मेरी इनकम है, तो मैं टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं हूँ, या कुछ मेरा कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई मेरा इतना है तब मैं टीडीएस का, क्योंकि टीडीएस नंबर लेना पड़ता होगा, टीडीएस टेन नंबर लेना पड़ता है। उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, और आप बिटकॉइन की पेमेंट किसी को करते हैं या क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 50,000 से अगर कम की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं काटना। नहीं, अगर मैं 50,000 की कम की पेमेंट कर रहा हूँ किसी को, या 50,000 से ज़्यादा की कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास 10 नंबर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको टीडीएस तब काटना है जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है कि अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस से नहीं है, या अगर बिजनेस से है तो आपकी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस नहीं करती एज अ प्रोप्राइटरशिप, मतलब आप इस तरह के एसएससी रेफर्ड किया हुआ है, ठीक है, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। मतलब अगर हमारा जो टर्नओवर है पूरे साल का वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो हमें 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और 10 नंबर हम नहीं लेंगे तो हमें टीडीएस काटने की भी हमें जरूरत नहीं है। हम अगर 50,000, हम इनको 50,000 से ऊपर भी भेजते हैं या अपने एक्सचेंज में जमा करते हैं, तो हमें उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर का अगर हमारा टर्नओवर है, हम बिजनेस कर रहे हैं या किसी तरीके से भी हम प्रॉफिट कर रहे हैं 1 साल का, तो हमें 10 नंबर लेना पड़ता है। और हमें जो भी पैसा हमें देना होगा, चाहे वो एक्सचेंज के लिए देना पड़े, चाहे वो हमें किसी भी बिजनेस के लिए देना पड़े, उस पर हमें टीडीएस काटना पड़ेगा, जैसा कि कमल जी हमें समझा रहे हैं। तो कमल जी, ये बात तो टीडीएस की हो गई। अब दूसरी बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि 30% टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। वो 30% टैक्स जो है वो कहते हैं कि सेट ऑफ नहीं होगा। तो ये क्या है? क्या मतलब जैसे हम बिटकॉइन खरीदते हैं, जैसे हम किसी एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं और एक्सचेंज पर मान लो इंडियन एक्सचेंज है, और एक्सचेंज पर अगर हम काम कर रहे हैं और एक्सचेंज पर हमने बिटकॉइन खरीदा, और उसके बाद उस बिटकॉइन 1 लाख का हमने बिटकॉइन खरीद दिया, और हमने वो 1 लाख जो है उसके बाद हमने वो बिटकॉइन बेच दिया, 1.5 लाख का या 2 लाख का मैंने बेच दिया। उसके बाद मैंने इथेरियम खरीदा और इथेरियम जो है वो नुकसान हो गया, वो 1 लाख में आ गया। तो ये जो क्या टैक्स जो है वो बिटकॉइन पर अलग कैलकुलेट होगा, इथेरियम पर अलग कैलकुलेट होगा, क्या कहानी है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये रूमर फैला रहे हैं कि इस तरीके से होगा एक्सचेंज जो है। क्योंकि जहाँ तक आपसे जैसे मेरी पहले बात हो रही थी, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, इसमें क्या है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये है कि मुझे प्रॉफिट पे तो टैक्स देना है, लॉस का मेरी एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च एक फाइनेंशियल ईयर है, उसी फाइनेंशियल ईयर में सपोज मैंने 1 लाख का बिटकॉइन लिया,
और उसको 1,20,000 में सेल कर दिया तो मेरा प्रॉफिट हो गया 20,000। लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर में मैंने 50,000 का इथेरियम लेके वो 40,000 का सेल कर दिया तो मेरा लॉस हो गया 10,000। तो मुझे ऐसा नहीं है कि 20,000 पे टैक्स देना है बिटकॉइन पे, इसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें बेनिफिट मिलेगा अगर सेम फाइनेंशियल ईयर है तो 20,000 का प्रॉफिट माइनस 10,000 का लॉस इथेरियम वाला, तो नेट प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपीज। तो 10,000 तो टैक्स लगेगा 10,000 के ऊपर 3,000। तो आपका ये कहना है कि पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का आपका जो आपका लाभ है, जो आपकी प्रॉफिट है, जो आपका लॉस है, उसको समावेश करके उसको आपस में कैलकुलेट करके सेट ऑफ करके जो नेट प्रॉफिट बनेगा उस पर 30% लगेगा। तो दोस्तों बहुत सारे जो है लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं और बहुत सारे रूमर फैला रहे हैं ट्विटर पर भी, और बहुत सारे वीडियो भी बने हैं कि इस तरीके से होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और उन्होंने क्लियर कह दिया है कि पूरे साल का आपका जोड़ घटा करने के बाद जो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उस पर ही टैक्स बनेगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कमल जी से, और कमल जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो आपने बता दिया कि क्रिप्टो करेंसी का जो है वो जो सेट ऑफ है, जैसे क्रिप्टो करेंसी में ही हम काम कर रहे हैं, वो नेट प्रॉफिट माना जाएगा और उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्या ये जो प्रॉफिट है और या ये जो लॉस है, हम मान लो मैं अगर कोई और काम भी कर रहा हूँ और बिजनेस भी कर रहा हूँ या शेयर में काम कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में काम कर रहा हूँ, उसके साथ भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते हैं? सपोज कीजिए मुझे म्यूचुअल फंड में नुकसान हो गया 1 लाख का और 1 लाख का मुझे फ़ायदा हुआ क्रिप्टो करेंसी में, तो क्या मैं इसको सेट ऑफ करके अपना इनकम टैक्स या टैक्स भर सकता हूँ? ऐसा कुछ क्या इसमें आपकी राय है? नहीं, इसमें राय नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी का जो प्रॉफिट है वो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट से ही सेट ऑफ होगा लॉस से। अच्छा। किसी और एसेट से नहीं होगा। अगर सपोज मुझे म्यूचुअल फंड में लॉस हो जाता है और क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट हो जाता है तो वो सेट ऑफ नहीं होगा। इस क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट में मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का, इक्विटी शेयर्स का या किसी और अदर एसेट पे लॉस होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा जैसे पहले होता हुआ आ रहा है, उसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब आपका ये कहना है कि जैसे शेयर मार्केट में था या म्यूचुअल फंड में था, ये कैरी फॉरवर्ड होता था 4 साल के लिए कि अगर आपका लॉस हो जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते थे और उसको एडजस्ट कर देते थे कि आपका फायदा हुआ है उसमें वो एडजस्ट होगा। लेकिन इसका नहीं होगा, इसका उसी साल जो खत्म हो जाएगा और किसी और फायदा, किसी और एसेट से अगर आप फायदा ले रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई सैलरी ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उससे इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको क्रिप्टो करेंसी का जो पैसा है वो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कमल जी अब एक और बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन जो है, बहुत कंफ्यूजन जो है वो लोगों के दिमाग में है कि जैसे वो किसी एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं और मान लो वो यूएसडीटी से बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, इथेरियम से यूएसडीटी में काम कर रहे हैं और उसमें कर रहे हैं, तो उनका जो पैसा है वो अगर यूएसडीटी में ही पड़ा हुआ है या बिटकॉइन में ही पड़ा हुआ है, इथेरियम में ही पड़ा हुआ है, तो तब भी क्या टैक्स एप्लीकेबल होगा जब तक वो आईएनआर में लिक्विडेट नहीं करते? नहीं, इस पर देखिए क्लैरिटी ये है, जो मैंने अब तक स्टडी किया है वो ये है कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं और वो आपके वॉलेट में ही पड़ी हुई है, आपने सेल नहीं की, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। सपोज उसकी वैल्यू आपने 1 लाख की परचेज की और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने पर उसकी वैल्यू 50,000 रह जाती है, लेकिन आपने उसको सेल नहीं किया, ट्रेड नहीं किया, तो उसका उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर प्रॉफिट भी आता तो भी टैक्स नहीं देना। जब उसको सेल करके पैसा आप ट्रांसफर करेंगे अपने वॉलेट के अंदर, ऐसा नहीं है कि मतलब वॉलेट में अगर मैं आईएनआर बना देता हूँ तो वॉलेट में अगर मैं बिटकॉइन को बेचकर आईएनआर अपना डिपॉजिट वॉलेट में ही रखता हूँ तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल, वो टैक्सेबल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप बैंक में ट्रांसफर करो, जरूरी बैंक में ट्रांसफर अगर नहीं भी किया, आपके वॉलेट में ही पैसा पड़ा हुआ लेकिन आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद ही आपका टैक्स जनरेट होगा। उस पर प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना है, लॉस होगा तो नहीं टैक्स देना है। तो ये जो टैक्स जो है ये क्या एक्सचेंज चार्ज करेंगी टैक्स? सपोज कीजिए जैसे मैंने 1 लाख का अगर बिटकॉइन बेचकर मैंने लिक्विडेट करके अपना पैसा जो है वो बाइनेंस के अंदर ही रखा है, तो क्या एक्सचेंज ही इसका 30% जो है वो वहाँ काट के हमें पैसे देगी? जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज की ड्यूटी है 1% टीडीएस काटने की। जब भी आप सेल करेंगे, सेल कंसिडरेशन का 1% टीडीएस एक्सचेंज काट के आपके पैन नंबर पे जमा कर देगा, बाकी पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। मतलब हमें जो बाकी का टैक्स है रिटर्न फाइल करते वक्त आपको पे करना है। बाकी का पैसा जब हम रिटर्न भरेंगे अपनी जो हम सालाना भरते हैं, मतलब वो पूरा पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, एक्सचेंज नहीं काटेगी, लेकिन वो हमें शो करना पड़ेगा कि मेरा ये क्रिप्टो से आया है और इसका हमें
बैंक उसमें हमें जिस समय ITR भरेंगे उस समय हमें 30% इसमें दिखाना पड़ेगा कि ये क्रिप्टो का है। इसका मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। सपोज आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन परचेज किए और वो आपने 31 मार्च से पहले उस फाइनेंशियल ईयर में 1,30,000 का सेल कर दिए, यानी आपको 30,000 का प्रॉफिट हो गया। अब 1,30,000 के ऊपर 1,300 रुपये एक्सचेंज ने आपका TDS जमा कर दिया, वो आपके पैन नंबर में जमा हो गया, बाकी पैसा आपके पास आ गया। लेकिन 30,000 पे टैक्स बनता है 10,000 रुपये 30% के हिसाब से। तो आपको बाकी का जो 8,700 रुपये टैक्स है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त पे करना है। अच्छा, वो इस उस तरह से समय टैक्स पे करना उस समय करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और जो जिन्होंने पैन नंबर नहीं लिया है उनको पैन नंबर लेना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अब जो है आगे गवर्नमेंट की नज़र में आने लगी हैं। वो तो आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या डिजिटल करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो वहाँ पे आपकी KYC होगी। KYC होती है। KYC के लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, उस पैन कार्ड को TDS काटेंगे। इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप पैन कार्ड वहाँ पे नहीं देते हैं, KYC नहीं करते हैं और ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे 1% TDS नहीं कटेगा, आपका हाई रेट पे 5% TDS कटेगा। तो वो अच्छा। और वो आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा उसका, वो क्रेडिट नहीं ले फाइल सकते। करते तो उसका इनपुट भी नहीं ले मतलब अगर हम एक्सचेंज में अपना पैन नंबर नहीं देते और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, KYC नहीं करते, तो 5% TDS काटने के लिए लायबल है और वो वापस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पैन नंबर नहीं है तो समझने जाएगा। की बात ये है आप लोगों के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ITR जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, पैन नंबर जरूर लें। तो कमल जी, एक क्वेश्चन और उठता है कि जैसे आपने ये तो बात बताई जो एक्सचेंज हैं और जो रेगुलाइज एक्सचेंज हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जो डिसेंट्रलाइज हैं या बाहर काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। उस कंडीशन में क्या पोजीशन बनती है, उनके साथ क्या होगा अगर मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखता हूं अपनी क्रिप्टो करेंसी को, या बाहर के एक्सचेंज में मैं अगर क्रिप्टो करेंसी रखता हूं, तो उस कंडीशन में क्या पोजीशन बनती है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट अभी कोई रूलिंग और ऐसा कोई रूल तो लेके आई नहीं है कि इस पे डिसेंट्रलाइज जितने भी एक्सचेंज है उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से नहीं आई है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पे भी कोई नोटिफिकेशन लेके आए, हो सकता है इस पे गवर्नमेंट कोई रूल लेकर के आए, या फिर ये इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड ये एक्सचेंज चल रहे हैं इनको बैन भी कर सकती है फ्यूचर में। तो आपके लिए बाहर के एक्सचेंज भी बैन कर सकती है? बिल्कुल बैन कर सकती है, क्योंकि जहाँ पे KYC होगी, जो सेंट्रलाइज्ड होंगे, जो गवर्नमेंट के नज़र के अंदर होंगे, उस पे ट्रांजेक्शन अलाउड होगी, बाकी उसके ऊपर अलाउड नहीं होगी। लेकिन जब तक रूल्स रेगुलेशन नहीं है तब तक तो कर सकते हैं। तो दोस्तों वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कर रहे हैं नहीं कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट की भी कोई रूलिंग नहीं आई है। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो आई है, जो समझ में आई है कि अगर आप जैसे टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज में या अपने हार्डवेयर वॉलेट में अपनी क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं, और उसको अगर आप P2P बेचते हैं, जैसे किसी बंदे को मैंने इनको बेच दिया अपने हार्डवेयर वॉलेट से और उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा अगर ट्रांसफ़र कर दिया और वो मैंने शो नहीं किया कि क्रिप्टो करेंसी का पैसा है, तो वो केवल आपका इनकम टैक्स में ही कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों कमल जी, ऐसा होगा कि अगर मान लो मैंने शो ही नहीं किया? नहीं, इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप किसी ऐसे एक्सचेंज से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, तो किसी ना किसी दिन तो आप उसको जब अपने वॉलेट बैंक में ट्रांसफर करना चाहोगे तो किसी ना किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जाओगे। नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने P2P बेचा, मेरे हार्डवेयर वॉलेट में बिटकॉइन पड़ा हुआ है और मैंने डायरेक्ट आपके हार्डवेयर वॉलेट में बेच दिया और आपने मुझे 1 लाख रुपए मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए, तो वो 1 लाख रुपए मुझे जरूरी थोड़ी है कि मैं क्रिप्टो में दिखाऊं। मैं ये हो सकता है मैं दिखाऊं मैंने कोई सर्विस मैंने उस पर आपको अल्टीमेट अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें ये है कि गवर्नमेंट उसमें 30% से बच सकते हैं। 30% से आप बच सकते हैं उसमें मतलब हम अपनी जो हमारा इनकम टैक्स का स्लैब है, जैसे 2.5 लाख पर 5% है, 2.5 से 5 तक 2.5 से 5 तक 5% जो भी स्लैब है उसके हिसाब से आप टैक्स देंगे। जो भी स्लैब है उसके हिसाब से इनकम टैक्स के हिसाब से हम लेकिन गवर्नमेंट इसमें कल को आपसे क्वेश्चन कर सकती है, तो नोटिस आपको आ सकता है, तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो बात क्लियर हो रही है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अगर आप रखते हैं और आप P2P बेचते हैं, किसी भी को अगर अपना क्रिप्टो बेचते हैं, तो उस कंडीशन में आप उस पैसे को इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं, इनकम टैक्स स्लैब में दिखा सकते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए, उन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है जो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए में काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, जो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हैं, उनका पैसा जो है वो आ रहा है और इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता, तो उनको इस तरीके की लफड़े में पड़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स रेगुलेशन बनाती है इसके ऊपर
कि भाई आप डिसेंट्रलाइज पर नहीं रह सकते या आपको अपना क्रिप्टो जो है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रूल्स भी आ सकते हैं आगे इन फ्यूचर में। और जितने भी बाहर की एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस है, बिटफिनेक्स है या आपकी कारकेन जैसे बहुत सारी एक्सचेंज हैं, उनको काम करने के लिए भी इंडिया में लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। तो उसके बाद आप उसमें भी केवाईसी करानी पड़ेगी और आपको उसमें गवर्नमेंट जो है वो ट्रेस कर सकती है आपको। तो ये कहानी अभी चल रही है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ पिछले साल जिन लोगों ने क्रिप्टो में काम किया, जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया क्रिप्टो में, उनके पास इनकम टैक्स की बहुत सारे लोग हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपना जो है वो लाइन अप कर रखा है, उनके पास नोटिस भेज रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं कमल जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या करें वो लोग, वो किस तरीके से टैक्स भरें और उनके ऊपर क्या उनके ऊपर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर वो टैक्स नहीं भरते हैं। तो कमल जी उसके बारे में बताइए, क्योंकि जिन्होंने पिछले साल काम किया, मान लो नए साल से तो लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने रूलिंग बना दी है, पिछले साल जिन्होंने काम किया उनके साथ क्या होगा? देखिए, जिन्होंने पिछले साल काम किया, पिछले साल मीन्स की जो फाइनेंशियल अभी चल रहा है 1 अप्रैल 21 से मार्च 22 वाला फाइनेंशियल, इसमें भी 3-4 दिन बाकी हैं। हाँ, इसकी रिटर्न जो फाइल होनी है 31 जुलाई 22 तक होनी है। 31 जुलाई 22 तक होनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए है। तो उससे पहले आप अपना जो भी ड्यू टैक्स बनता है 30% लगाना नहीं, क्योंकि 30% की नोटिफिकेशन आपके पास है 1 अप्रैल 22 से एप्लीकेबल होगी। 30% नहीं लगेगा। आपको जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसके हिसाब से इस पे टैक्स पे करना है। जो इनकम टैक्स का नॉर्मल स्लैब चलता है 5 लाख से ऊपर 20% है, 10 लाख से ऊपर 30% है, उस स्लैब में जाकर के आप अपना टैक्स पे करें, रिटर्न टाइम से फाइल कर दें। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें आपको पेनल्टी ना लगाए नॉन फाइलिंग की कम से कम। अदरवाइज अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते और गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजती है तो वो टैक्स के साथ साथ 300% पेनल्टी भी आपसे चार्ज कर सकती है। तो मतलब 300% टैक्स के ऊपर जो है वो 300% पेनल्टी जो है वो गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, अगर आपने टैक्स पिछले साल का नहीं भरा है तो आप उसको भर दीजिएगा नॉर्मल इनकम टैक्स की तरह। उसका जो भी स्लैब बनता है उस हिसाब से आप उसको टैक्स भर दीजिए। अगर आपने ITR जो है, आपने अगर पैन नंबर नहीं लिया है तो पैन नंबर ले लें और इनकम टैक्स में अपने आप को रजिस्टर कर लें अगर आप चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में काम करना। तो दोस्तों आज मैंने बहुत कुछ आपको इस वीडियो में लेने की कोशिश की है, बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं जो आपको क्लियर नहीं है या आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। और ट्विटर को अगर आपने हमारा फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की जो भी क्वारीज हैं उसका रिप्लाई करने की, और बहुत ही ईजी गोइंग रिप्लाई करने की। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो जो है वो अब समाप्त करते हैं। काफ़ी कुछ आपको ज्ञान मिला होगा मुझे उम्मीद है, और मैं कमल जी का अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ आए। काफ़ी कुछ लोगों की जो क्वारीज थी वो आपने क्लियर की, और उम्मीद करते हैं अगर कोई भी किसी तरीके की कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को आपका नंबर या आपका कॉन्टैक्ट जो है वो मैं आप उनको दे दूं, जिससे अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो आपसे सॉल्यूशन ले सकें। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।